दे आर सिल्वरी वाइट लस्चरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट। ये तीनों प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सिमिलर हैं एल्कली मेटल्स की भी। इवन तो वहां पे लस्चरस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चमकते नहीं हैं, ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, वहां पे नहीं किया गया। लस्चर इन जनरल मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें तो प्रेजेंट होगा ही। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज दैट दे अल्कलाइन आर हार्डर देन एल्कली मेटल, एंड इसका रीजन है देयर स्मॉल साइजेस। जैसे लिथियम का स्मॉलर साइज तो हार्डर था वो सभी एल्कली मेटल्स में, वैसे ही इनका सबका साइज छोटा होता है, एल्कली मेटल्स तो ये हार्डर होते हैं उनसे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर समवट टू बी ग्रेइश। अब ये पॉइंट हम पढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये फ्लेम कलरेशन भी नहीं देते हैं, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम ही देते हैं इस ग्रुप में, सिर्फ तीन। तो उसके लाइट में ये पॉइंट समझा जा सकता है कि जहां पे दूसरे एलिमेंट्स फ्लेम में कलर देते हैं ये कलर नहीं देते, तो लस्चर जो प्रेजेंट होती है दूसरे एलिमेंट्स में वो इनमें नहीं प्रेजेंट होती है, यानी थोड़ा डल अपीयर होता है, लाइट कलर होता है इनका, ग्रेइश अपीयरेंस होती है, मतलब लस्चर इनमें कम होती है, ग्रेइश अपीयरेंस कहने का मतलब ये है। एंड उससे इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन कोरस्पोंडिंग एल्कली मेटल्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस। तो ये हमने देख ही लिया, हार्ड नेचर यही इंडिकेट कर रहा है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होगा, स्मॉल साइज रीजन है। द ट्रेंड इज हावर नॉट सो सिस्टमैटिक, इसकी मैं बात कर रहा था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इनमें सिस्टमैटिक नहीं होता है। ये नॉन सिस्टमैटिक ट्रेंड भी कैसे लर्न करना है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, एंड ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो बेरिलियम टू बैरियम, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ही रीजन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एल्कली मेटल्स के अंदर भी। तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये, इवन दो इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि साइज छोटी हो जाती है, तो उनसे ज्यादा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है। लेकिन इन जनरल इनसे आगे जो मेटल्स आ रहे हैं उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लिखा गया है। कैल्शियम स्ट्रोंटियम and barium impart characteristic brick red, crimson and apple green colors to the flame। flame coloration इन तीनों में होती है, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको याद रखना है इनके कलर्स। तो कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड। अब ब्रिक से आपको याद आना चाहिए बोन, बी से ब्रिक बी से बोन, एंड बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो इससे आप याद रखेंगे ब्रिक रेड कैल्शियम का कलर होता है, फेम कलरेशन। क्रिम्सन होता है स्ट्रोंटियम का, इस क्रिम्सन को सी आर की तरह लिख लीजिए आप, एंड स्ट्रोंटियम का सिंबल होता है एस आर, तो सी आर एस आर ये आप ऐसे रखते हैं। क्रिम्सन का जो कलर होता है वो स्ट्रोंटियम का होता है, फ्लेम कलरेशन। एंड लास्ट बचा बैरियम, इसका होता है एप्पल ग्रीन, तो ये इस बैग वर्ड से आप याद रख सकते हैं, ये बी ए हेयर स्टैंड्स फॉर बैरियम आल्सो एंड ए जी स्टैंड्स फॉर एप्पल ग्रीन, तो ये मिला जुला जो पूरा वर्ड है इसे याद रख सकते हैं कि एप्पल ग्रीन बैरियम की फ्लेम कलरेशन होती है। इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर too strongly bound to be get excited by the flame, so they do not impart any color to the flame। तो यही रीजन है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी सबसे ज्यादा होती है, इनिशियल एलिमेंट्स हैं ये बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो इतने स्ट्रोंगली बाउंड होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की, उनको फ्लेम के द्वारा एक्साइट ही नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं। एंड इन जनरल भी लस्टरेंस अपीयरेंस इनकी नहीं होती, ग्रेइश अपीयरेंस होती है। इन दोनों को रिलेट करके आप समझ सकते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, जो कि यहाँ भी प्रेजेंट होती हैं, एल्कली मेटल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि पीरियोडिसिटी चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल्स। रीजन साफ है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, तो इसलिए रिएक्टिविटी उसी प्रोपोर्शन में इनकी डिक्रीज हो जा रही है। इट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर।
Beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water because of the formation of oxide film on their surface. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर रस्टिंग करके एक फिनोमेना आता है, जहां पे आप देखेंगे कि आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर एक मैग्नीशियम या फिर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। इसका पर्पस यही होता है कि मैग्नीशियम कोरोड हो जाएगा, बेसिकली कोरोजन होता है ये। आयरन के केस में उसको रस्टिंग बोलते हैं। मैग्नीशियम का कोरोजन हो जाएगा और आयरन की रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी इससे। तो वहां से आप याद रखिए कि मैग्नीशियम के ऊपर ये ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैग्नीशियम और जिंक का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पस के लिए, ये हम वहां देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। अभी के लिए वहां से इतना आपको याद रखना है। एंड मैग्नीशियम के ऊपर अगर ऑक्साइड फिल्म की ऑक्साइड फिल्म या लेयर की फॉर्मेशन हो रही है, एंड ये अगर काइनेटिकली इनर्ट हो जाता है इससे, तो इससे जो पहले आता है बेरिलियम, उसकी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे भी ज्यादा होती है, तो वो तो काइनेटिकली इनर्ट होगा ही अगर मैग्नीशियम हो रहा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये दोनों ही काइनेटिकली इनर्ट होते हैं ऑक्साइड फिल्म की फॉर्मेशन से। हाउ एवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में जो आपको बताया था कि पाउडर्ड फॉर्म में किसी भी मेटल या किसी भी इन जनरल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब वहां पे ग्रैनुलेटेड जिंक क्यों लिया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद HCl, जिंक की रिएक्शन हो रही थी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जिंक। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बन जाएंगे बेरिलियम के केस में अगर पाउडर ले रहे हैं विद इट विल बर्न ब्रिलियंटली। Magnesium being more electropositive burns with dazzling brilliance in air to form its oxide and nitride। तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बेरिलियम से ज्यादा होती है, इसलिए और ब्रिलियंटली ये बर्न करता है एयर में। डैजलिंग ब्रिलियंस ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। ओनली ब्रिलियंस फॉर बेरिलियम एंड डैजलिंग ब्रिलियंस फॉर मैग्नीशियम। हाई इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी या फिर मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ही ये शो कर रहा है। Calcium, strontium and barium are readily attacked by air to form oxide and nitride। तो इनमें कोई ऑक्साइड फिल्म फॉर्म नहीं होती है, बाकी तीनों में सीधे सीधे रिएक्शन हो जाती है एयर के साथ और ऑक्साइड और नाइट्राइड बन जाता है सिंपल इन तीनों केसेस में। ये काफी सिमेट्रिकल रहता है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। जैसे पीछे भी हमने देखा था बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलरेशन नहीं दे रहे थे, ये तीनों दे रहे थे। वैसे यहाँ पे भी काइनेटिकली इनर्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम है एंड ये तीनों सीधे रिएक्ट कर रहे हैं। दे आर रेडली अटैक्ड बाय एयर। They also react with water with increasing vigor even in cold to form hydroxides। ये चीज हम रेडॉक्स रिएक्शंस में भी देख चुके हैं कि इवन कोल्ड वाटर से कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन को। दिस इंडिकेट्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये इससे पता लगता है। एंड एल्कली मेटल्स सारे के सारे ऐसा कर सकते हैं। ये हमने वहां अच्छे से लर्न किया था कि कौन कौन से कोल्ड वाटर से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं शुरुआत से आपको एक चीज कहे जा रहा हूं कि नाइट्राइड की फॉर्मेशन जहां होगी वहां देखेंगे कि इन सब में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्यों नाइट्राइड फॉर्म होता है और एल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम में ही ऐसा क्यों होता है। इवन दो ये एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए नीट में आने के चांसेस इसके कम हैं, लेकिन मैं आपसे काफी देर से इसे डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए बता देता हूँ आपको। एंड हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनसे ये रिलेटेड भी है काफी, तो कंसेप्ट का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो नाइट्राइड के केस में जो एनायन बनता है N3- उसका साइज कंपैरेबल होता है लिथियम से Li+ जो कैटायन बनता है अमंग एल्कली मेटल्स, इसलिए उसी केस में एक स्ट्रॉन्ग लैटिस बन पाता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबल लैटिस हो पाता है, सिर्फ वही कंपाउंड बन पाता है इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 पॉजिटिव चार्ज आता है सारे के सारे कैटायंस पर, मींस उसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, इसलिए उन सब का साइज कंपेरेबल होता है N3- आयन से, तो सब में ये लैटिस बन पाता है।
ये रीजन है कि एल्कली मेटल्स के बाकी क्यों नहीं कंबाइन कर पाते, नाइट्रोजन से नाइट्राइड क्यों नहीं फॉर्म कर पाते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन का साइज तो भाई और छोटा होता जाता है और फ्लोरीन जो हलोजेंस हैं उनका और छोटा होता है नाइट्रोजन की फैमिली से, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, तो वो कैसे कंबाइन कर जाते हैं बाकी एल्कली मेटल से, सारे के सारे एल्कली मेटल से कंबाइन कर जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये लैटिस फॉर्मेशन ही रीजन नहीं होता भाई, रिएक्टिविटी भी कोई चीज होती है। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो नाइट्रोजन की तो 946 अराउंड इसकी क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। तो ये एक फैक्टर होना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी बहुत स्टेबलाइज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक नाइट्रोजन रिएक्ट। तो सिर्फ लिथियम के केस में ही वो हो पाता है, वाइल ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वो रिएक्ट कर जाते हैं एल्कली मेटल्स के साथ भी, चाहे लैटिस कैसा भी बन रहा हो, उसकी स्टेबिलिटी कुछ भी हो, रिएक्शन जरूर हो जाती है ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो ये रीजन है कि नाइट्राइड क्यों नहीं बना पाते बाकी एल्कली मेटल्स। अब आई होप आपको इस पे कुछ क्लैरिटी आई हो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस हालाइड बनेंगे, हम समझाते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर दे रिएक्ट विद एल्कली मेटल्स टू फॉर्म हलाइड्स। एलिवेटेड मींस इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उनके कंपैरिजन में, इनकी रिएक्शन करवाने के साथ के लिए हेलोजेंस के साथ। तो एलिवेटेड टेम्परेचर ये ऐसे लर्न किया जा सकता है। MX2 टाइप के यहाँ पे हालाइड्स हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी एक होती है हेलोजेंस की और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की दो होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन of diammonium tetrafluoroberylate is the best route for the preparation of beryllium fluoride, and beryllium chloride is prepared from the oxide। तो ये हमने देखा ही था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड जितनी भी रिएक्शन करवाते हैं यूजुअली खुले एनवायरनमेंट में ही करवाते हैं, है ना, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो ऑक्साइड की लेयर इन पे वही फॉर्म हो जाएगी एंड इनर्ट हो जाएंगे ये किसी भी और सब्सटेंस से रिएक्ट करने के लिए। तो इसलिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के केस में। जो ऑलरेडी प्रेजेंट उनके कंपाउंड हैं उनसे हमें किसी तरह से रिएक्शन करवा के बनाना होगा। जैसे इस बेरिलेट वाले कंपाउंड से बेरिलियम फ्लोराइड बनाया जाता है, एंड इसके ऑक्साइड से, जो कि ये बेरिलियम ऑक्साइड है, ये तो उस ऑक्साइड लेयर में ही प्रेजेंट होगा ना, तो इससे फिर इसका क्लोराइड बनाया जाता है बेरिलियम का। एंड ये डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती हैं रिएक्शंस की फ्लो बेरिलियम का फ्लोराइड और क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यूनिक चीजें हैं ये, बाकी सबकी प्रिपरेशन मेथड अलग है, इनका अलग है। एंड इसकी तो कोई रिएक्शन भी नहीं दी गई है, तो इसको याद भी नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इससे बनता है डाई अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट। बेरिलेट जो एक टाइप ऑफ कंपाउंड है जो बेरिलियम फॉर्म करता है, ये आगे भी हम देखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, उससे आपको ये लर्न हो ही जाएगा कंपाउंड। ये एक रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए और इजी भी है काफी। यहाँ पे देखिए सी और ओ ये जुड़ रहे हैं टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड बाकी जो दो बचा बेरिलियम और क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन करके बेरिलियम क्लोराइड बना दे रहे हैं। तो काफी इजी रिएक्शन है ये भी। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एक्सेप्ट बेरिलियम, ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप MH2। तो यहाँ तो भाई हेलोजेंस के अंडर फ्लोरीन तक रिएक्शन नहीं कर पा रहा बेरिलियम से, तो हाइड्रोजन की क्या औकात है, ये भी सीधे सीधे रिएक्शन नहीं कर पाएगा बेरिलियम से, बाकी सारे हाइड्राइड फॉर्म होंगे। बेरिलियम हाइड्राइड हावर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ BeCl2 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, the strongest reducing agent of organic chemistry that we may see later in organic chemistry chapters। इवन दो इस रिएक्शन के अंदर इसका रिड्यूसिंग नेचर नहीं शो हो रहा है, बेरिलियम क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्रोडक्ट्स में आपको दिखाई देगी बेरिलियम की और क्लोरीन की भी। इवन किसी भी एलिमेंट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। तो रिड्यूसिंग नेचर यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का,
एंड इवन दो ऐसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्राइड ऐड कर देगा बेरिलियम में, ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हैं इस रिएक्शन में। इवन दो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये, तो सिंपल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बेरिलियम के साथ क्लोराइड जुड़ा है और लिथियम एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। बेरिलियम का हाइड्राइड बन जाएगा और लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड है तो इनके क्लोराइड बन जाएंगे दोनों के। इससे सिंपल रिएक्शन मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है याद रखने के लिए। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड्स, तो एसिड से हाइड्रोजन रिलेट करते हैं हमारे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट रेडिली विद एसिड्स लिबरेटिंग डाई हाइड्रोजन, ये एग्जैक्ट रिएक्शन हम देख चुके हैं कि कौन से मेटल्स की क्या एबिलिटी होती है इस रिएक्शन में, एंड कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से का रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा कौन से का कम, रिडॉक्स रिएक्शन में देख चुके हैं ये। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर, इसके बारे में इवन दो टेबल के अंदर हम देख चुके हैं लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। और हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन एल्कली मेटल्स, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, वो एल्कली मेटल्स के ग्रुप के अंडर आता है। तो एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है इन जनरल उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से, एज अ ग्रुप एज अ होल, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ई नोट की बात हो रही है यहाँ पे जो कि टेबल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लीस्ट नेगेटिव होती है बेसिकली इन समय, इसलिए वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम। हाउएवर इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू इज लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी associated with small Be2 plus ion and relatively large value of the atomization enthalpy of the metal, ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज द नेगेटिव एनर्जी जो कि कंट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, जो कि लिथियम केस में हमने देखा था। एंड ये जो दूसरी चीज है एटमाइजेशन एंथैल्पी, एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये पहली जो वहां पे तीन टाइप की एनर्जी देखी थी हमने ना ई नोट को डिफाइन करने के लिए। सब्लिमेशन एंथैल्पी के इक्वल इसको बोल सकते हैं, जो सॉलिड स्ट्रक्चर में मैटर प्रेजेंट होगा उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए गैसियस एटम्स में एटमाइजेशन एंथैल्पी तो सब्लिमेशन के बराबर होगी। ये पॉजिटिव होती है, ये हमें अप्लाई करनी होती है। अगर इसकी लार्ज वैल्यू होगी तो हाइड्रेशन की नेगेटिव एनर्जी में से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल जाएगी हाइड्रेशन, तो टोटल सम उन तीनों का एनर्जी से कम पड़ेगा, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इसलिए आपको बताई गई हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इसका साइज छोटा होने से तो कंट्रीब्यूट कर रही है इसकी रिड्यूसिंग नेचर में, लेकिन लार्ज वैल्यू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होने की वजह से इसका कम रह जा रहा है रिड्यूसिंग नेचर। एंड इसके बाद जो एनर्जी आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी इस केस में बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों ही फैक्टर है, एटमाइजेशन एंथैल्पी का लार्ज होना और आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी लार्ज होना, कंट्रीब्यूट करते हैं इसके वीक रिड्यूसिंग नेचर में। एंड दैट्स हाउ इट एक्सप्लेन्स द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ बेरिलियम। हाइड्रेशन एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है और बाकी दोनों फैक्टर्स रिड्यूस करते हैं इन केस ऑफ बेरिलियम। एंड इन जनरल किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऐसा ही होता है। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया के साथ ये भी रिएक्ट करते हैं, ब्लू ही सॉल्यूशन फॉर्म होगा यहाँ पे भी। लाइक एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशंस फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयंस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कलर और आ गया ब्लैक, ये आप याद रखिए कि इनमें एक्स्ट्रा एक नाम भी तो आता है अर्थ मेटल्स, है ना। एल्कली तो दोनों होते हैं लेकिन अर्थ यहाँ पे एक्स्ट्रा आती है, तो उससे आप याद रखिए कि इनमें एक एक्स्ट्रा कलर आता है ब्लैक। एंड ये जो नया कलर ऐड हुआ है ये ब्लैक ही है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ब्लू तो आपको पता ही है ना, एल्कली मेटल से देखा है, तो इसमें Bl आ रहा है एंड ब्लैक में भी स्टार्टिंग में Bl आ रहा है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं ये। इसके अलावा एक चीज और अलग इसमें पाई जाती है, अमोनिएट्स की फॉर्मेशन होती है विच आर ओक्टाहेड्रल कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स कैटाइंस एंड अमोनिया, दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस, जो कि नहीं फॉर्म हो रहे थे एल्कली मेटल्स के केस में। तो ये अलग चीज हो रही है यहाँ पे। एंड ये जो कंपाउंड्स हैं ये ओक्टाहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये याद रखना है आपको।
दो टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल। बेसिकली ये अमोनिया 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 6 ही है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ से याद रखिए 8 आ रहा है ना इसके पीछे अमोनिएट के, 8 मीन्स 8, और 8 से ऑक्टाहेड्रल आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 6 अमोनिया एसोसिएटेड होंगे मेटल्स के साथ। नेक्स्ट यूजेस डिस्कस किए गए हैं आपके साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। कॉपर बेरिलियम एलॉयज आर यूजफुल इन मेकिंग हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स। तो ये आप मेटलर्जी चैप्टर में देखने वाले हैं कि कॉपर का इस्तेमाल हम करते हैं वायर्स बनाने में। अब स्प्रिंग्स तो वायर्स ही जैसे होते हैं ना, तो बेरिलियम के साथ अगर कॉपर का जोड़ दिया जाए, क्योंकि बेरिलियम सबसे हार्ड होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स हम इससे बना सकते हैं। मेटेलिक बेरिलियम इज यूजफुल फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। अब बेरिलियम में आर वाई आता है और इसके बीच में अगर ए लगा दिया जाए तो रे बन जाती है। तो रेज एक्सरे ट्यूब्स बनाने में बेरिलियम का इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी विंडोज में, ये आप ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक्स रे ही है, गामा रे या फिर अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज की विंडोज की ट्यूब्स नहीं है, ये भी याद सकते हैं। यहाँ से बेरिलियम में वाई आता है और एक्स रेज में भी वाई आ रहा है। वाई के सबसे नजदीक जो अल्फाबेट होता है इट इज एक्स, ना कि गामा रे या फिर यूवी रे में भी। तो इसलिए आप याद रखें कि ये एक्स रे ट्यूब्स में काम आता है ये। आगे मैग्नीशियम अलॉय बना सकता है विद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन। अब एल्यूमिनियम के साथ इसका अलॉय तो यहाँ पे देखने वाले हैं आप, लेकिन बाकी तीनों के साथ यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये बनाता है इनके साथ स्पेसिफिकली कि इनके साथ ही अलॉयज। ये आपको याद होना चाहिए, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके साथ मैग्नीशियम अलॉय फॉर्मेशन नहीं करता है। एक में ये तीनों ऑप्शन दे देगा और फिर चौथे में कोई अलग ऑप्शन होगा जो आपको सिलेक्ट करना है। तो इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम के साथ ये फॉर्म करता है, ये आगे एग्जांपल भी गिवन है, और इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम 12 होता है, एल्यूमिनियम 13, इसके तुरंत बाद आता है, तो इसकी कंपैटिबिलिटी होती है उसके साथ, तो इसके साथ अलॉय बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम ऐसे आपको याद हो जाएगा। एंड एल्यूमिनियम में MiN आता है, जिंक में ZiN आता है, और टिन में TiN आता है। मिन, जिन, टिन ये सिमिलर साउंड करते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जिंक और टिन के साथ भी अलॉय फॉर्मेशन कर सकता है मैग्नीशियम। एंड मैग्नीज के साथ तो इसका नाम ही रिजेंबल करता है मैग्नीशियम का, तो इससे याद हो जाएगा कि इसके साथ भी अलॉय फॉर्मेशन हो सकती है। Magnesium aluminum alloys are being light in mass are used in aircraft construction। तो लिथियम एल्यूमिनियम अलॉय का भी यहीं पे इस्तेमाल होता है एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स बनाने में। रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ पे एल्यूमिनियम का लाइट नेचर इसका कारण होता है एज अ मेटल। मैग्नीशियम इन फॉर्म ऑफ पाउडर एंड रिबन इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर बल्ब्स, इंसिडरी बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स। इन सभी ही के सभी एप्लीकेशंस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है मैग्नीशियम की, दैट इज डैजलिंग ब्रिलियंस, जो कि पीछे हमने देखा था। इसलिए मैं आपको बोल रहा था जोर से देख के कि इस वर्ड को याद रखिए। तो जहां पे भी हमें रोशनी की जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पे फ्लैश पाउडर और बल्ब्स में है, जहाँ पे सिग्नल्स देने होते हैं वहां भी, एंड जहाँ पे एक्सप्लोसिव रिएक्शन की जरूरत होती है जैसे कि इंसेंडरी बॉम्ब्स, हम ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं मैग्नीशियम की, दैट इज डैजलिंग ब्रिलियंस। एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये शो करता है, एंड दैट्स व्हाई मैग्नीशियम पाउडर या रिबन फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जा सकता है। A suspension of magnesium hydroxide in water is called milk of magnesia. It is used as an antacid in medicine। इसके अलावा एक और होता है milk of lime, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स कपड़े धोने काम आता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ लाइम का इस्तेमाल नॉन ह्यूमन पर्पसेस के लिए होता है, कपड़ों को साफ करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ह्यूमन में जो इन्वॉल्व होते हैं पर्पसेस, उनके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल होता है। ये आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये MOM फॉर्म कर रहा है, मोम, विच इज ऑफ कोर्स अ ह्यूमन। तो इससे आप याद रखिए कि ह्यूमंस के पर्पसेस में एज एन एंटी एसिड हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये हाइड्रोक्साइड है यानी बेस है, तो एसिड्स के खिलाफ ही काम करेगा, ये एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं हम इसे। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके अलावा
एक इंग्रेडिएंट होता है टूथपेस्ट का, ये हम आगे देखेंगे उसका काम क्या होता है वहाँ पे। कैल्शियम भी क्योंकि नीचे ही होता है एग्जैक्टली मैग्नीशियम, तो इससे आपको याद हो जाएगी मैग्नीशियम कार्बोनेट भी टूथपेस्ट में पाया जाता है। Calcium is used in the extraction of metals from oxides which are difficult to reduce with carbon। तो ये आप मेटलर्जी चैप्टर में देखने वाले हैं। कैल्शियम स्लैग फॉर्म करता है इम्प्योरिटीज के साथ, जो कि फिर जो ओर्स होते हैं उनसे रिमूव हो जाती है एंड रिडक्शन में मेटल के आसानी होती है। तो ये वहां भी देखा जाएगा मेटलर्जी चैप्टर में। कैल्शियम एंड बैरियम मेटल्स ओविंग द रिएक्ट हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर have often been used to remove air from vacuum tubes। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ट्यूब्स में जब उनमें एयर प्रेजेंट होती है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम से लेके बैरियम तक, जी हाँ स्ट्रोंटियम भी यूज कर सकते हैं ऑफकोर्स, यहाँ कोई परहेज नहीं है स्ट्रोंटियम का। कैल्शियम टू स्ट्रोंटियम इसको को बैरियम इसको बोल सकते हैं क्योंकि वो बीच में आता है। रिएक्टिविटी की ऑफकोर्स अगर बात करें तो बैरियम की सबसे ज्यादा होती है इनमें और कैल्शियम की सबसे कम होगी, सबसे फास्टली बैरियम रिएक्ट करेगा। तो एयर में से ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बना लेंगे एंड एयर को रिमूव कर देंगे इन कंपाउंड्स की फॉर्म में, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ट्यूब्स में। रेडियम साल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रेडी आ रहा है रेडियम में एंड रेडी आ रहा है रेडियोथेरेपी में भी। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी देखने वाले हैं, तो वहां से भी आपको ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज सम कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज। दे आर लेस आयनिक देन द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। अब ये जनरल ट्रेंड होता है पीरियोडिसिटी का, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनिक नेचर कंपाउंड से घटता जाता है, कोवलेंट नेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल्स में ट्रांजिशन हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एल्कली मेटल से उनके कंपाउंड लेस आयनिक होंगे। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। अब ये दोनों ही चीजें आपस में रिलेटेड हैं। Increased nuclear size is one of the reason why the alkaline earth metals have smaller size। एंड ये चीज हम एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जहाँ पे एल्कली मेटल्स का इंट्रोडक्शन आता है वहां पे डिस्कस भी कर चुके हैं। ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवलेंट देन दोज फाउंड बाय द हैवी एंड लार्ज साइज्ड मेंबर्स कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बैरियम के कंपैरिजन में। तो साइज छोटा होना और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होना, ये तो रीजंस हैं कि इन दोनों के कंपाउंड्स ज्यादा कोवलेंट होते हैं। मींस ये इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से देना यानी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना प्रेफर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाई इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना मुश्किल है, तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे ये इंस्टेड ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट नेचर उनका ज्यादा होगा। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स सबसे पहले डिस्कस किए गए हैं। They burn in oxygen to form monoxide MO which except for BeO have rock salt structure। तो MO टाइप ऑफ ऑक्साइड ये बनाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की वैलेंसी 2 होती है एंड इनके जो बाकी ऑक्साइड्स हैं उनकी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा था कि NaCl का जो साल्ट है उसकी भी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होती है उस क्रिस्टल की बेसिकली। तो द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल दैट वी हैव लर्नड सो फार इट इज रॉक साल्ट। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इनके साल्ट की स्ट्रक्चर कैसे होगी दूसरे ऑक्साइड्स की। एंड BeO तो कि इसका तो कोई लैटिस होगा ही नहीं क्योंकि ये कोवलेंट नेचर का होता है एंड आयनिक नेचर के कंपाउंड का होता है लैटिस। तो the BeO is essentially covalent in nature। Enthalpy of formation of these oxides are quite high and consequently stable to heat। तो आयनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती ही है क्योंकि लैटिस तोड़ना उनका ज्यादा मुश्किल होता है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो दे आर स्टेबल टू हीट। दिस शुडंट बी एन सरप्राइज टू एनीवन। BeO is amphoteric while the oxides of other elements are ionic in nature। All these oxides except BeO are basic in nature and react with water to form sparingly soluble hydroxide। तो पहले तो एम्फोटेरिक बोल रहा है ये बेरिलियम के ऑक्साइड को, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, इसलिए ही इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं उसकी कैटेगरी में नहीं रखा जाता।
एंड ये एसोसिएटेड है इसके कोवलेंट नेचर के साथ। बेसिकली जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं पूरी तरीके से वो ही सिर्फ एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ये हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जहाँ पे नॉन मेटल्स आते हैं, तो उनका पूरा पूरा कोवलेंट नेचर होता है। इसका सिर्फ आयनिक बॉन्ड का कोवलेंट नेचर होता है, पूरी तरीके से कोवलेंट ये नहीं होता, इसलिए एसिडिक नहीं बना सकता ये कोई भी मेटल। एटलीस्ट यहाँ पे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एसिडिक ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा। एम्फोटेरिक इसलिए बना देता है क्योंकि कोवेलेंट नेचर होता है थोड़ा सा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अब एम्फोटेरिक मीन्स ऑफ कोर्स ये हम जानते हैं पीरियोडिसिटी चैप्टर से कि एसिड्स और बेसिस दोनों से ये रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बाकी सबके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो मैंने बता दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ही फॉर्म करते हैं। स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सारे के सारे ऑक्साइड्स एल्कली मेटल्स के पूरी तरीके से सोल्यूबल थे वाटर में, ये हम जानते हैं, लेकिन ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लर्न करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जहाँ पे बताया गया है कि वो भी स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है। वो कैसे होता है ये हम वहाँ पे लर्न करेंगे, लेकिन उसके साथ बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड भी स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, ये आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑक्साइड में वाटर ऐड हो रहा है और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। सोलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप मैग्नीशियम से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक। जो मैग्नीशियम बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है वो तो एसेंशियली एम्फोटेरिक होता ही है, इसलिए उसको यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किया गया है बेसिक कैरेक्टर के अंदर। मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा। सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्यों इंक्रीज होती है ये हम आगे देखने वाले हैं, जहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल में कि हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की डिक्रीज होती है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे इसको। थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए इंक्रीज होती है, तो वही रीजन है इसका। लार्ज एनायन को लार्ज कैटायन स्टेबलाइज करता है, डाउन द ग्रुप जाने कैटायन का साइज इंक्रीज होता जाता है, वैसे ही स्टेबिलिटी इन हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होगी। लास्ट इज बेसिक कैरेक्टर, तो ये तो पीरियोडिसिटी चैप्टर में हम बहुत बार देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। वैसे ही एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज। तो ये हम देख चुके हैं, वहां इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है यहाँ दोबारा। बेसिक करेक्टर का जस्ट अपोजिट होता है एसिडिक करेक्टर, हम जानते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स हावर आर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने अभी बताया तो आपको, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो राइट साइड पे आ रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, तो दे वुड बी लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल। अगेन स्टेबिलिटी डिफाइन हो रही थी यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन से, जो कि डिक्रीज होता है एल्कली से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, इसलिए इनके हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी भी कम होती है एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड उनका रिएक्शन शो करने के लिए एसिड और बेस से रिएक्ट भी करवाया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यहाँ पे ये है कि बेरिलेट आयन, ये जो स्ट्रक्चर होती है BeOH4, ये दोनों ही केसेस में बन रही है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से अल्कलाइन मीडियम में OH माइनस से जब इसे रिएक्ट कराया जाता है तो दो और हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ऐड हो जाते हैं, BeOH4 फॉर्म हो जाता है। यहीं से मैं आपको बता रहा था, आपको याद रखना है कि टेट्राफ्लोरो बेरिलेट आयन से ही क्यों हम BeF2 की प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज हेयर OH आयंस आर 4 टाइम्स एंड एसिडिक मीडियम में कुछ खास नहीं होता, ये कंपाउंड तो रहता ही है, इसके साथ अनायन जुड़ जाता है जो भी हमने एसिड लिया है उसका, जैसे यहाँ पे HCl है तो क्लोराइड जुड़ गया, तो हाइड्रोक्साइड के साथ ही क्लोराइड की भी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ऐसे इसको याद रखा जा सकता है बेरिलियम क्लोराइड की भी साथ में। नाउ halides except for beryllium halides all other halides are ionic in nature. Beryllium halides are essentially covalent and soluble in organic solvents. तो जैसे हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स कोवलेंट नेचर के थे, वैसे ही हलाइड्स भी बेरिलियम के कोवलेंट नेचर के होते हैं, एंड कोवलेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलबल होंगे। Beryllium chloride has a chain structure in the solid state as shown below.
That's exactly what we have seen in the hydrogen chapter for the compounds hydrides of beryllium and magnesium also. वो पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन द सॉलिड स्टेट। वहां पे मैंने रीजन बताया था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पे एक और इसका रीजन दिया जा सकता है कि क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स यानी क्रिस्टल्स लैटिस की फॉर्म में तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसको कंपनसेट करने के लिए पॉलीमर्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं टू हैव मोर स्टेबिलिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो दो दो चैप्टर्स में ये चीज आती है, तो आपको डेफिनेटली समझ में रिटेन होनी चाहिए ये। इन द वेपर फेज यानी गैसियस फेज में BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरो ब्रीज्ड डायमर which dissociate into a linear monomer at higher temperature of the order of 1200 Kelvin। तो वेपर फेज में ये डायमर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरो ब्रिज्ड ये पॉलीमर भी था, ये कोई यूनिक चीज नहीं है। वेपर फेज में आके डायमर बन जाता है पॉलीमर का, ये यूनिक है वेपर फेज में। एंड 1200 केल्विन के ऊपर अगर हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये डायमर भी टूट जाएगा और मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेरिलियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी यही पॉलीमर फॉर्म करता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इससे आप याद रख सकते हैं ये 1200 केल्विन टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर की वैल्यू है जिसके ऊपर ये मोनोमर में एग्जिस्ट करते हैं। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसका अगेन सेम रीजन आप मान सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का जो कि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है, जैसे साइज इंक्रीज करता है कैटायन का। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं किन्हीं भी आयन से तब जो एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज यहाँ पे बढ़ेगा तो कम एसोसिएट होंगे उससे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए हाइड्रेशन इंटेंसिटी उसकी भी कम होती जाएगी डाउन द ग्रुप। ये आप यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है बेरिलियम क्लोराइड का, लेकिन उसका मैक्सिमम होगा क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है, तो उसका 8 मान सकते हैं आप। और इसी से ये ऑर्डर आप याद रख सकते हैं जो कि सिंपल है 8-8 यानी BeMg, फिर इन दोनों का 8-8 और फिर 6-6 है इन दोनों का कैल्शियम और स्ट्रोंटियम का, और फिर लास्ट में है बेरियम क्लोराइड जिसका 2 है, इसका 4 नहीं है जैसे ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है 8-6 के बाद 4 आता है, 2 है, इसका ऐसे याद रख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड में यहाँ पे 2 पे एंड कर रहा है ना, तो इसके बाद तुरंत बाद 2 आएगा, 2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा बेरियम क्लोराइड का। इससे हमने याद किया था कि जो एकमात्र हाइड्रेटेड क्लोराइड होता है एल्कली मेटल्स में लिथियम का, उसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। यहाँ से हमने याद किया था, यानी यहाँ पे जिनका मिनिमम होगा एकमात्र जो एल्कली मेटल में होगा उसका मैक्सिमम वो होगा 2 होगा उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द डिहाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम के क्लोराइड ब्रोमाइड्स एंड हाइड्रोहाइड्स कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग, यानी हीट अप्लाई करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीज। इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो था जो हीट करने पे वेपराइज कर रहे थे उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसके केस में भी वो हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। हाउएवर हाइड्रेटेड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस, यानी रिएक्शन हो जाती है हीट करने पे। इसका रीजन ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के केस में जो एनायन होता है यानी क्लोराइड आयन वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू दीज स्मॉल कैटायंस ऑफ Pe2+ एंड Mg2+। तो स्मॉल कैटायंस कैन नॉट स्टेबलाइज लार्ज एनायन, इसलिए ये चाहते ही हैं कंपाउंड्स की ये खुद ही डिसोसिएट हो जाएं। तो जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वाटर को मिल जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, तो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है वो और इन पे अटैक कर देता है एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि चाहते ही हैं डिसोसिएट होना। इनको तो बहाना चाहिए था कि वाटर को एनर्जी मिल जाए कहीं से और ये डिसोसिएट हो जाए। तो जो फिर इनकी रिएक्शन के बाद बनता है हाइड्रोक्साइड्स OH- आयन से रिएक्ट करके, एंड OH- आयन का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू Cl-, इसलिए ये रिएक्शन हो पाती है। छोटे एनायंस को ये बनाना प्रेफर करते हैं ये कैटायंस। तो दैट्स हाउ बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हाइड्रोलिसिस सफर करते हैं हीट करने पे। फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड्स ओइंग देयर हाई लैटिस एनर्जी। तो ये रीजन हम पहले एल्कली मेटल्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। साइज जितना छोटा होगा हेलोजन का उतने स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेंगे और लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए सोल्यूबिलिटी
लेस होगी फ्लोराइड्स की एज कम्पेयर टू क्लोराइड्स, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सोल्यूबल करने के लिए उनको। नेक्स्ट इज साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स विच आर ऑफ थ्री टाइप्स हेयर, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर। अब इसको ऐसे याद रखिए कि हमने हाइड्रोक्साइड देखा था, हाइड्रोक्साइड्स भी स्पैरिंगली सोल्युबल होते हैं, यानी बहुत कम सोल्युबल होते हैं। एंड हाइड्रोक्साइड में OH माइनस आयन एक छोटा एनायन होता है, वही स्पैरिंगली सोल्युबल। तो ये कितने बड़े एनायन इनमें आगे कार्बोनेट्स में, CO3 2 माइनस। सल्फेट्स और नाइट्रेट्स भी इन्हीं की तरह ही लेस सोल्युबल या फिर इनसोल्युबल होते हैं, या आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है केस में। And can be precipitated by addition of sodium or ammonium carbonate solution to a solution of soluble salt of these metal. This is again the same process, common ion effect यहाँ पे यूज हो रहा है। चाहे सोडियम या फिर अमोनियम कार्बोनेट से कार्बोनेट आयन आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए सॉल्यूशन में, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एंड प्रेसिपिटेशन हो जाएगा द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनकी सोलिबिलिटी कम होती है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका यहाँ पे एडवांटेज लिया जाता है इनके प्रेसिपिटेशन में। द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इनकेस, यानी डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी डिक्रीज करती है। ये हम आगे देखने वाले कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की क्यों डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। all the carbonates decompose on heating to give CO2 and the oxide. This same thing we have done for lithium carbonate also, जहाँ पे हमने बोला था कि मैग्नीशियम के साथ इसकी डायगोनल रिलेशनशिप होती है। एंड इन अगर आप रियलिटी जाना चाहें तो सारे के सारे कार्बोनेट्स ऐसा करते हैं, जैसे कि नाइट्राइड के केस में भी था, मैग्नीशियम के साथ सारे नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, वैसे ही लिथियम कार्बोनेट के जैसे सारे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड उनके ऑक्साइड में ब्रेक करते हैं हीट करने पे। बेरिलियम कार्बोनेट is unstable and kept only in the atmosphere of CO2. Thermal stability of these carbonate increases with cationic size. तो वही रीजन है, कार्बोनेट के काफी बड़ा एनायन होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो लार्ज कैटायन विल स्टेबलाइज लार्ज एनायन, तो इसलिए स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज करती है। बेरिलियम क्योंकि सबसे छोटा कैटायन होता है, तो ये तो सीधे सीधे अनस्टेबल होता है, CO2 के ही एनवायरनमेंट में इसको रखना पड़ता है, यानी कि जितना डिकम्पोज होता रहे उतना बनता भी रहे साथ साथ में, अगर इसको आपको रखना है, वरना तो अलग से रखेंगे तो ये डिकम्पोज होगा ही, क्योंकि मोस्ट अनस्टेबल कार्बोनेट है एल्कलाइन अर्थ मेटल का। नेक्स्ट इज सल्फेट्स विच आर वाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट। तो वाइट सॉलिड इन जनरल मेटल्स ही होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इनके कंपाउंड भी वाइट सॉलिड्स होंगे। ये कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है सल्फेट्स की, इन जनरल वाइट सॉलिड्स ही होते हैं कंपाउंड्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, इवन एल्कली मेटल्स के भी। स्टेबल टू हीट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखिए, एस से सल्फेट और एस से स्टेबल, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स आर रेडली सोल्युबल इन वाटर, तो ये तो हम देखेंगे ही आगे कि कार्बोनेट्स की और सल्फेट्स की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट टू बैरियम सल्फेट। तो ऊपर वाले सोल्युबल होंगे, ये इससे क्लियर हो रहा है, तो जो कि सबसे ऊपर बेरिलियम और मैग्नीशियम आते हैं, तो दी वुड बी सोल्युबल एंड इन कंपैरिजन टू कार्बोनेट्स दीज आर सोल्युबल, दिस इज यूनिक पॉइंट। तो एस से सल्फेट, एस से सोल्युबल भी आप याद रख सकते हैं, इन कंपैरिजन टू कार्बोनेट्स सल्फेट्स सोल्युबल होते हैं। The greater hydration enthalpies of beryllium and magnesium overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water। तो ये रीजन है हाइड्रेशन एंथैल्पी का बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, तो इस केस इस रीजन के कारण ये रीजन होता है कि सोलिबिलिटी बढ़ जाती है हाइड्रेशन के कारण, वाटर से अफेक्शन के कारण। Now this explains the stability of solubility of sulfates of barium and magnesium in comparison to the other group members like calcium लेके barium तक, लेकिन this doesn't explain the solubility of sulfates over carbonates। उसको आपको ट्रिक से याद करना होगा, एस से सल्फेट और एस से सोल्युबल। नेक्स्ट इज नाइट्रेट्स, दे आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो NO3 ग्रुप रिप्लेस कर देगा CO3 2 माइनस को, इस
तरीके से नाइट्रिक एसिड से हम बनाते हैं नाइट्रेट्स को। मैग्नीशियम नाइट्रेट crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as anhydrous salt। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि जो बैरियम क्लोराइड था उसके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन 8 थे, एंड वहां पे क्लोराइड आयन था Cl माइनस, इसलिए 8 थे। यहाँ पे नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस, जो कि बड़ा होता है क्लोराइड के कंपैरिजन में, इसलिए बड़ा आयन है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस केस में कम होगा, 2 डिक्रीज हो रहा है, 8 से 6 हो जा रहा है। एंड बैरियम नाइट्रेट, बैरियम क्लोराइड के केस में हमने देखा था 2 था, तो ये 2 एज इट इज रिमूव हो जाएगा और एनहाइड्रस साल्ट बचेगा, यानी यहाँ पे वेपराइजेशन क्रिस्टलाइजेशन सॉरी वो 0 हो जाएगा इस केस में। ऑल ऑफ देम डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड लाइक लिथियम नाइट्रेट। तो चाहे नाइट्रेट हो या फिर कार्बोनेट हो, लिथियम के साथ एक कंपैटिबिलिटी होती है, मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप, तो सारे के सारे अल्कलाइन मेथड्स वैसे ही बिहेव करते हैं नाइट्रेट और कार्बोनेट के केस में जैसे लिथियम करता है। लिथियम ने एक ऑक्साइड दिया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज कराया था, हमने डिटेल में रिएक्शन डिस्कस की हुई है वहां पे। तो ये सारे भी ऐसे ही डिकम्पोज करेंगे जस्ट लाइक लिथियम, एंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब हम देखते हैं ये एग्जांपल 10.4, जहाँ पे बताया गया है आपको एक एग्जांपल में कि सोलिबिलिटी हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज क्यों करती है डाउन द ग्रुप, और जो 2 दूसरे साल्ट्स थे कार्बोनेट्स और सल्फेट्स, इनकी डिक्रीज क्यों करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है इन दोनों के लिए।